नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इतिहास लेखन के द्वितीय सेमेस्टर के अध्याय के बारे में। हम जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या होते हैं और इतिहास में दृष्टिकोण का क्या महत्व होता है, कितने प्रकार के दृष्टिकोण या फिर उपागम होते हैं। सामान्य रूप से हम जब दृष्टिकोण की बात करते हैं तो दृष्टिकोण का मतलब होता है कि आपका व्यू क्या है, आपका नज़रिया क्या है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। यही बात इतिहास में थोड़े अलग रूप में पाई जाती है। खैर, आप इस तरह से देख सकते हैं एमए द्वितीय सेमेस्टर इतिहास लेखन अवधारणा एवं उपकरण अध्याय 1 इतिहास के विभिन्न दृष्टिकोण उपागम। यहाँ पर से कुछ प्रश्न बनते हैं जैसे कि इतिहास में दृष्टिकोण से क्या आशय है, इतिहास में दृष्टिकोण क्या है, विस्तार से समझाइए, इतिहास के विभिन्न उपागम या दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। दृष्टिकोण व्यक्तिगत, सार्वजनिक अथवा सर्वकालिक भी होते हैं। जो आपका नज़रिया है वो ज़रूरी नहीं कि पूरे समाज का नज़रिया हो, और कई बार जो समाज का नज़रिया है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपका भी हो। सभी के अलग अलग सोचने और विचार करने की क्षमताएं होती हैं, लेकिन कुछ क्षमता एक दूसरे से मेल खाती है। जैसे कि ज़्यादातर भारतीय या फिर ज़्यादातर नागरिक अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरी जनसंख्या देश के प्रति राष्ट्रभक्ति रखती है। कुछ गिने चुने लोग राष्ट्र के खिलाफ जाने का प्रयास करते हैं, जिन्हें हम अपराधी या देशद्रोही कहते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से लेकर सामाजिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक दृष्टिकोण से लेकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण तक बनते हैं। भाषा विज्ञान में इसे अलग तरीके से समझा जाता है। भाषा विज्ञान के अनुसार दृष्टिकोण से आशय इतिहास लेखन के प्रति इतिहासकारों एवं विद्वानों का उक्त बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना है। यह एक इतिहासकार का व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी हो सकता है या फिर समूचे राष्ट्र की जनता का भी दृष्टिकोण हो सकता है। जैसी जनता एक तानाशाह या निकम्मी सरकार से ऊब जाती है, प्रत्येक युग में इतिहासकारों ने इतिहास लेखन की ओर ध्यान आकर्षित किया है। युग की गतिशीलता के कारण सामाजिक आवश्यकता का स्वरूप भी या तो विकसित होता रहा है अथवा परिवर्तित। समाज को आवश्यकताएं इतिहास की अवधारणा का मुख्य आधार होती हैं। प्रत्येक इतिहासकार का यह कर्तव्य है कि वह सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार तथ्यों की खोज के बाद इतिहास का प्रस्तुतिकरण करे। तुलनात्मक पद्धति के द्वारा इतिहासकारों में विद्वान पूर्वाग्रहों को दूर करके जातीयता की भावना को दूर करें और इतिहास को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करें, ताकि इतिहास को वास्तविक रूप में समझा व पढ़ा जा सके। दोस्तों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि दृष्टिकोण वह होता है जो इतिहासकार हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। किसी भी घटना के होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, लेकिन किसी एक कारण को इतिहासकार ज़्यादा हाईलाइट करता है। उसी से उसका विचार, उसका मुख्य दृष्टिकोण पता चलता है। जैसे कि 1857 की क्रांति में कई सारे कारण जिम्मेदार थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? वह था चर्बी वाले कारतूस, जिसे तात्कालिक कारण और प्रमुख कारण कहा गया। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। कई सारे कारण थे, लेकिन इतिहासकारों ने इसी कारण को ज़्यादा प्रमुखता दी। यही चीज़ आप इतिहास के क्षेत्र में उठाकर रख दीजिए। इतिहासकार के ऊपर है कि वह अपने पाठक का नज़रिया किस तरह से बदलना चाहता है। एक इतिहासकार अगर राष्ट्रवादी है तो उसके पाठक भी राष्ट्रवादी होंगे। एक इतिहासकार अगर साम्राज्यवादी है तो उसके पाठक भी साम्राज्यवादी होंगे। जब आप न्यूज़पेपर में किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं तो थोड़े समय के लिए आपकी विचारधारा वैसी ही बन जाती है जैसा लेखक ने वहाँ पर लिखा है। उसके बाद
आपको ये तय करना होता है कि वह सही है या नहीं। तो इस तरह से दृष्टिकोण आप समझ सकते हैं कि विद्वान किसी भी बिंदु या किसी भी शीर्षक को ध्यान आकर्षित करने के लिए जिन पक्षों को लेता है और हमारे सामने प्रस्तुत करता है, इतिहास की भाषा में उसे दृष्टिकोण कहते हैं। आगे देखते हैं। चूंकि इतिहासकार का व्यक्तिगत दृष्टिकोण समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, अतः उसके युग युगीन इतिहास के प्रति भी विचारों में परिवर्तन दिखाई देता है। प्रारंभ में ही इतिहास के प्रति विद्वानों में जो धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाया था, किंतु कालांतर में उस दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया। कुछ नवीन उपगमों का उद्गम हुआ जिनका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। प्रारंभ में हम धार्मिक प्रकार के ग्रंथ लिखते थे। धार्मिक प्रकार का इतिहास लिखा जाता था। उसके बाद राजा महाराजाओं का इतिहास लिखा जाता था। फिर उसके बाद क्रांतिकारियों का, फिर जन सामान्य का, फिर राष्ट्रवादी, फिर तकनीकी, फिर शैक्षिक, यानी कि इतिहासकार की मनोदशा के बदलते ही इतिहास का स्वरूप भी बदल जाता है। आज आप एक प्रकार से लिख रहे हैं, यानी कि आज आप केवल इतिहास लेखन के बारे में ही लिख रहे हैं, लेकिन कल अगर आप सेकंड पेपर के बारे में पढ़ते हैं तो आप सेकंड पेपर के बारे में भी लिखने लगेंगे। इसी तरह से इतिहासकार जब अपने आप को अपडेट करता है तो उसका दृष्टिकोण, उसकी देखने की नज़रिया या फिर चीज़ों को समझाने का तरीका भी अपडेट होता है। जैसे कि मार्क्सवाद आने के बाद मार्क्सिस्ट विचारधारा पनप गई। जब इंग्लैंड ने विश्व पर एक छत्र राज्य करने का प्रयास किया तो उपनिवेशिक विचारधारा पनप गई, साम्राज्यवादी भावना पनप गई। जब क्रांतिकारी आंदोलन हुए तो राष्ट्रवादी भावनाएं पनप गई। इतिहासकारों ने इन्हीं क्षेत्रों में लिखा और इतिहास के क्षेत्र में यह दृष्टिकोण बन गए और हम अलग अलग इतिहासकारों को, अलग अलग लेखकों को इन दृष्टिकोण के अंतर्गत देखते हैं। जैसे कि डी कोसाम्बी मार्क्सवादी या फिर जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के भारतीय इतिहासकार रहे हैं। आप यहाँ पर प्रमुख दृष्टिकोणों को देख सकते हैं जो 8 है। पहला है अध्यात्मवादी या धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण। इसमें बताया गया है कि धर्म और इतिहास किस तरह एक दूसरे से संबंध है, धर्मों में इतिहास के बारे में क्या वर्णन मिलता है। दूसरा है आदर्शवादी दृष्टिकोण। आदर्शवादी दृष्टिकोण में हम हीगल के बारे में पढ़ेंगे। हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण में हीगल बताते हैं कि किस तरह से एक इतिहासकार आदर्शवादी इतिहास को लिखकर एक आदर्शवादी समाज को जन्म दे सकता है। तीसरे में आता है पूर्वी दृष्टिकोण। जिस तरह से हम पश्चिमी दृष्टिकोण पढ़ते हैं, पश्चिमी सभ्यता पढ़ते हैं, उसी तरह से पूर्वी दृष्टिकोण है। पूर्वी दृष्टिकोण में एशियाई या फिर पूर्वी गोलार्ध के देशों के बारे में आपको वर्णन मिलता है। यहाँ पर चाइना, भारत जैसे देशों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में आपको जानने को मिलता है। चौथे नंबर पर आता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। यहाँ पर कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद और पूंजीवाद के मध्य लड़ाई और यहाँ पर वैचारिक लेखन को आपको देखने को मिलता है। फिर 5वें नंबर पर आता है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में वे लेखक शामिल होते हैं जो साम्राज्यवादियों से प्रभावित होकर उनकी प्रशंसा में या फिर उनके प्रकार के ग्रंथों का लेखन करते हैं। 6वें नंबर पर आता है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। वे दृष्टिकोण जहाँ पर राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से लिखा जाता है और राष्ट्रभक्ति की बात करी जाती है, वह राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है। 7वें नंबर पर आता है उपाश्रयी दृष्टिकोण। उपाश्रयी दृष्टिकोण को सबाल्टर्न दृष्टिकोण भी कहते हैं। यहाँ पर उन लोगों के बारे में लिखा जाता है जो समाज के दलित, पिछड़े और निम्न तबके के लोग हैं, उनके बारे में उपाश्रयी दृष्टिकोण मुख्य रूप से लिखता है। दोस्तों, 8वें नंबर पर आता है उत्तरवर्ती दृष्टिकोण। उत्तरवर्ती दृष्टिकोण यानी कि किस तरह से प्राचीन इतिहास को वर्तमान इतिहास में हम बदलाव कर सकते हैं, या उत्तरवर्ती दृष्टिकोण में बताया जाता है। इस प्रकार से आप अलग अलग दृष्टिकोण को देख सकते हैं और यह चार्ट है, इसे भी आप समझ सकते हैं। इतिहास के प्रमुख दृष्टिकोण
आप भी इस तरह से चार्ट बनाकर इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, इनमें कोई भी समस्या नहीं है, सिर्फ आपको इनके अर्थ समझने हैं कि मार्क्सवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है। ये सिर्फ शब्दों का अर्थ ही अगर आप समझ गए तो आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल में अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। केवल आपको एमए के हिसाब से अपनी भाषा को बनाना पड़ेगा। आप रफ भाषा में नहीं लिख सकते, आपको थोड़ी अपनी बेहतर हिंदी के साथ में लिखना होगा। तो आप अगर अपने दिमाग से किसी बात को लिखेंगे, गोदा-गादी भी करेंगे तो वो कोई बुरी नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। जर्मन वैज्ञानिक जोहानिस केपलर कहते हैं, आपको पता है कि आप कुछ गलत बोलने जा रहे हैं, तो भी 2 बार सोचिए ज़रूर। इससे आपको मालूम चलेगा कि आपकी बात का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी भी किसी बात को कहने से पहले अपने मन में ज़रूर विचार कीजिए, कहीं ये बात आपके रिश्तों को नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी।